हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि हम लोग ये सेशन के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, जो हमारे रहेंगे मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर बात करें इंपॉर्टेंट की, तो मैं प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए बात कर रहा हूं। जो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, हम लोग ये सारे के सारे सेशंस में इसको कवर अप करेंगे फ्रॉम द मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स को। क्लियर है? और हमारा टारगेट रहेगा कि बिफोर 2021 के प्रीलिम से पहले हम लोग इसको कवर अप कर लें इन द 70 डेज। क्लियर? अगर बात करें, अभी तक के हमने ये सेशंस के अंदर 7 लेक्चर्स को कवर अप कर लिया है, जिसके अंदर हमने अभी तक का मार्च 2020 को प्रॉपरली कवर कर लिया है। और अभी तक 7 लेक्चर्स के अंदर हमने मार्च को कवर अप किया, प्लस हमने अप्रैल के कुछ डेज को कवर अप किया है। तो आज का हमारा सेशन जो 8th लेक्चर होने जा रहा है आज का, वो अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स के ऊपर ही रहेगा आपका। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग अपने लेक्चर्स को बढ़ाते जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे। बस आप लोग कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना ये सेशंस के अंदर, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मिलने वाला है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स को लेकर आपकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है ना, वो सारी की सारी कवर अप हो जाएगी। इवन मैंने कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स को भी देखा है, आपको डाउट रहता है कॉन्टिन्यूटी के अंदर। तो जी बिल्कुल, हम लोग कॉन्टिन्यूटी रखेंगे ये पूरे सेशंस की। 70 डेज के अंदर हम लोग इसको अच्छे से कवर अप करेंगे। एक आपको पीडीएफ डाटा प्रॉपरली प्रोवाइड करवाया जा रहा है हमारा, जो इसकी जो हर एक सेशन की आपको स्लाइड्स देखने को मिलती हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड रहता है। क्लियर है? तो चलें आज का सेशन शुरू करें। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, आप सभी लोग मुझे जानते हो, माई सेल्फ कनम अग्रवाल, और मैं करंट अफेयर्स मेंटर हूं अभिमन्यु आईएएस के अंदर। क्लियर है? तो लीजिए हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें आज के पहले न्यूज़ की, तो वो रहता है एफडीआई रूल। तो एफडीआई रूल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल स्टडीज 3 पेपर के लिए, जीएस 3 पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये न्यूज़ है। थोड़ा सा डिटेल में शुरू करते हैं अब इसको पढ़ना। धीरे धीरे करवाऊंगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट्स अप्रूवल फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द नेबरिंग कंट्रीज मैंडेटरी। अगर आपको याद हो कि इससे पहले जो हमने सेशन लगाया था, जिसके अंदर हमने डिस्प्यूट की बात की थी, और उसके अंदर भी ना हमने एक पॉलिसी को पढ़ा था। एफडीआई के अंदर एक पॉलिसी रखी गई थी ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स क्या रहता है कि कोई भी कंट्री अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो वो एलिजिबल है और इन्वेस्टमेंट कर देगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन दे देगी कि उसने एफडीआई के थ्रू भारत के अंदर कुछ पैसा निवेश किया है। क्लियर है? अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे एक सेकेंड, अगर हम लोग, मैंने सिर्फ कंट्री की बात की, अगर मैं यहाँ पे टॉपिक छेड़ लूँ कि नेबरिंग कंट्री, क्या नेबरिंग कंट्री भी स्टूडेंट्स ये रूल के अंडर आ रही है? तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, आपका नेपाल आ गया, भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, तो ये सारे कंट्रीज आपके ये ऑटोमेटिक पॉलिसी से बाहर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया वो कंट्रीज जो भारत के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एफडीआई से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसा निवेश नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी होगी। क्लियर? तो यही न्यूज को हम लोग शुरू करते हैं। तो लिखा है कि फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द नेबरिंग कंट्रीज मैंडेटरी। ठीक। सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि द एफडीआई इज अलाउड अंडर 2 मॉड्स। आ गया कंसेप्ट, देखो 2 मॉड चला दिए भारत सरकार ने। ऑटोमेटिक रूट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी कंट्री आएगा, पैसा निवेश कर सकता है एफडीआई के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट सिर्फ वो कंट्रीज होंगे जो भारत के साथ अपना लैंड बॉर्डर नहीं क्या कर रहे, शेयर कर रहे। क्लियर? फॉर विच कंपनीज डोंट नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो कंपनी को गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड नहीं होगी। और थ्रू द गवर्नमेंट रूट फॉर विच कंपनीज नीड अ गो अहेड फ्रॉम द सेंटर। कंसेप्ट क्लियर है आपको?
ये आपको पता होना चाहिए। और हमने ये निवेश क्यों किया, ये हमने सॉरी पॉलिसीज के अंदर ऐसे स्टूडेंट चेंजेस को लेकर क्यों आए, क्योंकि चाइना को जो थ्रेट है हमने उसको ओवरकम करना है। क्लियर। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट पे, कहते हैं एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर अ लैंड बॉर्डर। अब कंसेप्ट देखिए, लैंड बॉर्डर की बात कर ली विद इंडिया, और वेयर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड इन और इज अ सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। भारत सरकार से सबसे पहले कंसेप्ट देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन लोगों को सबसे पहले क्या लेनी होगी, परमिशन। देन उसके बाद ये लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा निवेश कर पाएंगे, फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज। क्लियर है यहां तक। मैं आपको एक बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये सेशंस को कॉन्टिन्यूटी में देखो, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि बहुत अच्छे तरीके से हम हर एक चीज को कवर अप करते हैं। और मैं सबसे इजी लैंग्वेज यहां पे यूज कर रहा हूं ताकि आपको इसमें क्रैमिंग करने की जरूरत ना हो। और जो भी कोई एक्स्ट्रा डिटेल रहती है ना, मैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता जाऊंगा। एड ऑन डाटा भरपूर मिलेगा आपको यहाँ पे। क्लियर है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक। अगर मैं आज के ग्राफ की बात करूं तो 2014 से 15 तक कितना निवेश हुआ और 15 से 16 में कितना, आप देखिए बढ़ता जा रहा था। 16.20 आपको 2016 से 17 में मिला, और सबसे ज्यादा बूम हमें एफडीआई के अंदर 62 का मिला। वो कब था, 2018 से 19। अब यहां पे दिक्कत आ गई थी कोविड 19 के कारण। यहां पे जो कंट्री में लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद जो इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा स्लंप आ गया था, जिसके कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रह गया था, 16.3% का सिर्फ। इवन कुछ देर के बाद जब लॉकडाउन खुला था हमें इसमें उछाल भी देखने को मिल गया था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स लिखकर बताएं। आगे चलते हैं। अब ये बोलते हैं कि अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर किसी ने ओनरशिप को ट्रांसफर करना है एफडीआई डील के अंदर, दैट बेनिफिट एनी कंट्री दैट शेयर अ बॉर्डर विद इंडिया विल आल्सो नीड द गवर्नमेंट अप्रूवल। अब आप कंसेप्ट देखते जाइए, हमने इतना ज्यादा टाइटन कर दिया नेबरिंग कंट्रीज के लिए जो एफडीआई के द्वारा भारत के अंदर निवेश करना चाहते हैं, कि अगर उनको ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी है तब भी भारत सरकार की परमिशन लगेगी। यहां पे लिखा ही हुआ है कि नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। ये आप लोग अपने मेंस में लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक। सेकंड बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स फ्रॉम कंट्रीज नॉट कवर्ड बाय द न्यू पॉलिसी ओनली हैव टू इन्फॉर्म द आरबीआई आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। अब ये मैं आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं कि जो नेबरिंग कंट्री भारत का नहीं होगा वो कंपनी किसको इन्फॉर्म कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होने के बाद बताएगी। याद रखना बिफोर नहीं है, आफ्टर की बात की गई है। rather than asking for the prior permission from the relevant government department. Clear? नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कहते थे अर्लियर एफडीआई पॉलिसी वाज लिमिटेड टू अलाउइंग ओनली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाय द गवर्नमेंट रूल। अब ये भी आपके लिए मैं प्रीलिम से मैं भर रखा हूं ये वाला। स्टूडेंट्स इस चीज को प्लीज हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, नोट डाउन कर लेना कि हमने जो एफडीआई की पॉलिसीज को टाइटन किया है ना, अब तो किसके लिए कर दिया, एक मिनट, अफगानिस्तान के लिए कर दिया, बिल्कुल। चाइना के लिए कर दिया, जी बिल्कुल स्टूडेंट्स कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए कर दिया, जी। नेपाल के लिए भी हम लोग कर चुके हैं, बांग्लादेश के लिए भी इवन हम लोग कर चुके हैं, म्यांमार के लिए कर चुके हैं। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये तो आज की बात कर रहा हूं मैं, तो इससे पहले एक मिनट, अगर इससे पहले हम लोग बात करें कि सबसे पहले टाइटन किस किस के लिए किया गया था, बांग्लादेश के लिए कर दिया गया था और पाकिस्तान के लिए कर दिया गया था। अब हमने जो चाइना से रिसेंटली थ्रेट्स की जो हमें मिल रहे हैं, तो उसके अंडर हमने चाइना को भी रख दिया है। कहते हैं वॉज लिमिटेड ओनली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाय द गवर्नमेंट रूट, की पहले भारत सरकार की परमिशन लेकर आओ, उसके बाद हम लोग एफडीआई के अंदर निवेश कर देंगे। ठीक। अब यहां पे बोला गया द रिवाइज्ड रूल हैज नाउ ब्रॉट कंपनीज फ्रॉम चाइना अंडर द गवर्नमेंट रूट फिल्टर। ये हमने क्यों कर दिया, क्योंकि एक कंसेप्ट आप लोग स्टूडेंट्स याद रखो, हमारी ना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जो अपनी भारत की इंडस्ट्रीज हैं, उनको लॉस ना हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लॉसेस से बच सके, इसीलिए हमने ये टाइटन किया। इवन हमने इसको टाइटन करने का एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था मैं आपको बताऊं तो वो कंसेप्ट है ये वाला, आत्मनिर्भर भारत, जो अभी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है स्कीम कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये कंसेप्ट को भी देखते हुए हमने एफडीआई की पॉलिसीज को टाइटन किया है। मैं बार बार बोल दूंगा, ये वाला कंसेप्ट भी आप लोग मेंस में लिख सकते हो। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई के अंदर जो रूल्स है उसको टाइटन किया है नेबरिंग कंट्रीज के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। द नेट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब भारत के अंदर चाइनीज कंपनीज की इन्वेस्टमेंट कितनी रहती है? वो है $1.6 बिलियन इन 2014। अगर बात करें, कहते हैं शॉट अप 5 फोल्ड्स टू एटलीस्ट 8 बिलियन, तो कितना हो गया? 60,800 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि कितना हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे बोला गया आगे, कहते इट हैज बीन सीन दैट चाइनीज फर्म हैव एस्केप्ड द काइंड ऑफ स्क्रूटिनी इन इंडिया दैट देयर इन्वेस्टमेंट हैव अट्रैक्टेड इन द वेस्ट डिस्पाइट सेवरल हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशंस। ये भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर की बात की गई, किसके लिए से? चाइनीज फर्म्स हैव एस्केप्ड द काइंड ऑफ स्क्रूटिनिटी की बात कर ली कि भारत के अंदर जो स्क्रूटिनिटी की आ रही है प्रॉब्लम्स। क्लियर? चलें आगे। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी आरोग्य सेतु ऐप। ये आप सभी ने बहुत ही फैमिलियर हो आप लोग, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2, देन आपका रहेगा जीएस पेपर 3 के लिए। मैं पहले ही बोल देता हूं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रेडी रहिए, इसके अंदर हम लोग काफी एड ऑन करने वाले हैं। आज शुरू करें तो ठीक है। यहां पे बोला गया आरोग्य सेतु ऐप हैज बीन लॉन्च्ड एज द मेन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। मैं आपको सीधा सा बताता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप हमने क्यों लॉन्च किया। कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए, अगर हो चुके हैं, तो क्या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रेडियस में, कितने किलोमीटर के रेडियस में क्या कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है? अगर है तो वो कौन सा है, वो आपको डिटेल देगी आरोग्य सेतु ऐप। तो इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई थी कि प्राइवेसी को लेकर, इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स में है ना राइट टू प्राइवेसी, उसको भी ब्रीच किया गया था कुछ हद तक। तो वो क्या चीज हम इस न्यूज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां बोला गया कि आरोग्य सेतु ऐप हैज बीन लॉन्च्ड एज द मेन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द कोविड-19 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि कौन से स्टेप्स लिए थे सिक्योरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी को यूज किया था इन द लॉकडाउन पीरियड। यहां पे लिखा गया मैंडेटरी था, ये काफी हद तक जरूरी कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर, ऑफिशियल्स के अंदर, टू यूज द आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप ऑन देयर मोबाइल फोन्स। ये मैंडेटरी कर दिया गया था। ठीक, आगे है, कहते द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय। अब ये ऐप को बनाने वाला कौन है? प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इसका आना काफी हद तक कम है, बट फिर भी हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप को किसने बनाया। वो बनाया गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया था, एनआईसी ने बना दिया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बना दिया था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एनआईसी किसके अंडर आती है? वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे और थोड़ा सा एड ऑन डाटा अभी अगर डिस्कस करूँ आप लोगों से, एक कंसेप्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स नोट कर लेना कि आरोग्य, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि आरोग्य सेतु ऐप एज एन ओपन सोर्स, ये एक ओपन सोर्स है और किसको रेफर कर रहा है? रेफर्स टू अ सोर्स which people can modify, इसको मॉडिफाई करते हैं लोग, एंड शेयर बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट्स डिजाइन इज पब्लिकली असेसिबल। आप कंसेप्ट पे देखिए कि इसका जो डिजाइन है वो मॉडिफाई होता रहता है क्योंकि पब्लिकली असेसिबल है ये चीज। ठीक है, चलें आगे। यहां तक नोट है स्टूडेंट्स आप लोगों को? चलते हैं आगे। अब मैं और बताऊं अगर आपको, एक मिनट, ये वाला सिर्फ हम लोग इरेज करेंगे, बाकी तो रहेगा यहाँ पे।
एक मिनट, पूरे पेपर क्लिक करना पड़ेगा, अब सही है। अब अगर हम लोग, अभी हमने पढ़ा था ना NIC, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो NIC है क्या चीज, कहते हैं NIC इज अ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स, और ये क्या काम करता है, ये करता है प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन, प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट आ गया, ई गवर्नेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट करेगा उसको टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। इवन और किसको प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को। तो स्टूडेंट्स ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसको लिख लो कि NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जो बैकबोन है और ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। ठीक, अगर अब देखें तो और देख लेते डाटा, थोड़ा सा ऐड ऑन और कर लेते हैं। ये है क्या चीज कि इट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976, और इसका हेडक्वार्टर्स आपको स्टूडेंट्स कहां देखने को मिल जाएगा, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएगा। 1976 में इसको बनाया गया था। क्लियर, चलें आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अब आगे अगर अगर आगे की बात करें, कहते द ऐप हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ग्लोबली। अब मैं इसको अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से लगा देता हूं कि ये ऐप को सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया था ग्लोबली एंड हैज क्रॉस्ड 75 मिलियन मार्क। क्लियर, कहते द ऐप हैज नाउ एडेड ऑन फंक्शनैलिटीज। अब इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज को एडेड किया गया, डोनेशन टू द PM केयर, प्राइम मिनिस्टर्स केयर के अंदर हम लोग जो पैसा दे सकते हैं, फंड्स डायरेक्टली आरोग्य सेतु ऐप से दे सकते हैं, एंड होस्टिंग ई पासेस। अगर किसी ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर किसी ने ट्रेवल करना था तो ई पास हमें चाहिए होता था, वो वैलिड कहां पे होगा, आरोग्य सेतु ऐप पे होगा, फॉर द एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड्स। क्लियर है। यहां पे मैं एक और एड ऑन करता हूं आप लोगों के लिए, एक मिनट। अब अगर मैं बात करूं अपने पास, वो क्या है, दिस इज आवर बग बाउंटी प्रोग्राम। ये क्या चीज है कि बग बाउंटी प्रोग्राम, ये इसके अंडर आता है। कहते इट हैज अ, इसको अंडरलाइन कर लो, ये एड ऑन डाटा रहेगा आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप के जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए है। कहते इट हैज अ गोल टू पार्टनर विद सिक्योरिटी research and Indian developers community। कंसेप्ट को याद रखना, एंड इंडियन डेवलपर्स कम्युनिटी टू टेस्ट, किसको टेस्ट करना है, टू टेस्ट द सिक्योरिटी इफेक्टिवनेस, किसकी, ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, इवन एंड ऑल्सो एनहांस इट्स सिक्योरिटी एंड बिल्ड, किसको बिल्ड करना है, एंड ऑल्सो बिल्ड यूजर्स ट्रस्ट। तो कंसेप्ट क्या है, बग बाउंटी प्रोग्राम क्या चीज है, इट हैज अ गोल, उसका एक गोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इंडियन डेवलपर्स कम्युनिटी को। सिक्योरिटी किसको, आरोग्य सेतु ऐप के लिए। ठीक है, यहां तक चलें, नेक्स्ट देखते हैं। ये रही आपकी आरोग्य सेतु ऐप। बस इसको एक चीज याद रखना, PM केयर्स फंड भी यहां पे है, एड ऑन कर दिया गया था माय डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद ई पासेस जो हमने किसको देने थे, एसेंशियल सर्विसेज को, तो वो भी यहां पे एड ऑन किया गया था। करेक्ट, आगे चलते हैं। कहते when an app user test positive, अगर कोई भी ऐप यूजर अगर पॉजिटिव निकलता है, all unique digital identifiers in his or her record get an alert, तो अलर्ट आ जाता था on the risk they face and the instructions on the self isolation and the next steps, तो क्या क्या रहेंगे। ठीक है,
कहते अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ ऐप, अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट गिव्स अ यूजर अ कलर कोडिंग ऑफ ग्रीन येलो बेस्ड ऑन देयर सेल्फ असेसमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से कलर कोड्स जो हमने यूज किए थे सिक्योरिटी बेसिस पे, एक था ग्रीन और एक था येलो। कहते देयर आर इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंजेस ऑफ पीपल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इंटर डिपार्टमेंटल जो पीपल हैं उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाते थे, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते थे, सॉरी। अब यही तो प्रॉब्लम थी यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की। कहते थे यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी इन आरोग्य सेतु ऐप इज अ स्टैटिक नंबर, बिल्कुल ठीक है, जो चेंज नहीं होता, स्टैटिक वो है जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। कहते विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी ब्रीच। अब कंसेप्ट देखिए कि इसकी आइडेंटिटी क्यों ब्रीच हो रही है। अगर सपोज कर लो किसी को भी वो स्टैटिक नंबर पता लग गया तो वो उसकी आइडेंटिटी को ब्रीच कर सकता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, क्लियर। एक कहते हैं डायनामिक, जो रूटीन टू रूटीन चेंज होता जाएगा, वो कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। कहते अ बेटर अप्रोच वुड बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कीज। अब कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने यहाँ पे यूज किया कि डायनामिक नंबर क्यों नहीं दिया गया, प्रोवाइड क्यों नहीं किया गया। अगर डायनामिक होता तो ये सिक्योरिटी ब्रीच की प्रॉब्लम ही ना आती। अब जो कहते हैं ना कि डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कीज रहती हैं वो डेली चेंज होती रहती हैं, लाइक गूगल Apple deploys in their joint contact tracing technology, clear। अब आगे है the abundance of data collected is also potential problematic, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट पॉइंट इज कहते आरोग्य सेतु ऐप uses both Bluetooth as well as GPS reference point। GPS क्या रहता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे, क्लियर है। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? ओके, हम लोग आगे शिफ्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आगे आता है, कहते अ टीम ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एक मिनट, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक वेंटिलेटर बना दिया। वो कौन सा वेंटिलेटर है? रूहदार। वो कौन सा वेंटिलेटर है? रूहदार है। और ये आपका पेपर GS2 में इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको जैसे पता ही है ड्यूरिंग द कोविड-19 की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी वेंटिलेटर्स को लेकर, हमें काफ़ी कमी देखने को मिली थी वेंटिलेटर्स के लिए, और काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। तो कुछ गवर्नमेंट सॉरी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आए, भारत सरकार ने भी मदद की कि वेंटिलेटर भारत के अंदर ही बनाया जाए अंडर द कौन सी स्कीम, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट के अंदर हमने इसको भी बनाया था और काफ़ी कम पैसे में बनाया था। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जनरल स्टडीज 2 पेपर के लिए, क्लियर। शुरू करेंगे वाली न्यूज़। यहाँ पे बोला गया अ टीम ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, की आईआईटी बॉम्बे से, उसके बाद NIT श्रीनगर एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुर पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर में है ये दोनों। ये अवंतीपुर एंड पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर हैज कम अप विद अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर, सस्ते वाला वेंटिलेटर बनाया गया यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, क्लियर। इसकी कॉस्टिंग कितनी थी? एक बनाने की कॉस्टिंग थी 10,000 रुपया, 10,000 थी। अगर हम लोग इसको बल्क में बनाएंगे ना तो जो 10,000 रुपये की कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी। लिखा ही हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स कि एंड द कॉस्ट विल बी मच लोअर देन व्हेन वी गो फॉर अ मास प्रोडक्शन, क्लियर। ये करता क्या है आपको वेंटिलेटर, ये आपको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि वेंटिलेटर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द बेसिक पैरामीटर्स। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं याद रखिएगा, मैं इसको अलग लाइन से ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए, एक मिनट। यहां पे एक तो रहेगा टाइडल वॉल्यूम, ब्रीथ्स पर मिनट, जिसको हम लोग देखते हैं कि कितने मिनट आपका हार्ट पंप कर रहे हैं, एंड इंस्पिरेटरी, हम लोग कितना ऑक्सीजन इनफ्लो और आउटफ्लो कर रहे हैं, और एक्सपायरेटरी रेशो, क्लियर। चलें आगे, तो ये आपके पैरामीटर्स रहेंगे। इट कैन ऑल्सो मॉनिटर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, BP को भी ये कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता है, ब्लड प्रेशर। और कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/72। अगर आगे चलूं और कोई बता सकता है? mmg ऑफ मर्क्यूरी, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखिएगा। आई एम सॉरी 120/90 रहता है,
आई एम सॉरी 120/90 रहेगा आपका नॉर्मल बीपी, और यूनिट्स क्या रहते हैं, mmg ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर, चलें आगे। कहते हैं रुदर अराउंड 15% विल नीड ऑक्सीजन सपोर्ट। ये क्या चीज है, अगर मैं बात करूं, लेट्स से सपोज अगर हमें 100 कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स मिल गए, तो उन 100 में से हमें सिर्फ 15 पेशेंट्स ऐसे, वो 100 में से 15 पेशेंट ऐसे होंगे जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की नीड है। कहते विल नीड ऑक्सीजन सपोर्ट, एंड रिमेनिंग 5% विल गेट क्रिटिकल और सर्व विल नीड वेंटिलेटर्स। और अगर बात करें वेंटिलेटर्स की नीड सिर्फ पेशेंट्स को 5% पड़ी। अगर 100 पेशेंट हमारे पास कोविड इन्फेक्टेड आ गए, तो वो 100 में से हमारे पास सिर्फ 5% ऐसे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड या फिर कोविड-19 के टाइम पे जब पीक पर था, तो 5 पेशेंट ऐसे थे जिन्हें वेंटिलेटर की नीड थी या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे वो लोग। क्लियर, चलें आगे। कहते हैं वेंटिलेटर्स आर दस एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्टेड पेशेंट्स, प्रोवाइड क्रिटिकल ब्रीदिंग सपोर्ट टू दोज फॉलिंग क्रिटिकली इल। अब एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, हम लोग वेंटिलेटर अब देखें ना तो लास्ट सपोर्ट बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, कि जो ह्यूमन बीइंग खुद से ऑक्सीजन भी इनहेल नहीं कर पा रहा, तो हम लोग उसको मोस्टली वेंटिलेटर्स पे ही शिफ्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द लास्ट सपोर्ट। मेडिकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ठीक है। तो आप लोग डायग्रामेटिकली में देख सकते हो, दिस इज योर रूदर। ये 10,000 रुपीज का बना था, और आत्मनिर्भर अभियान के अंदर ही अगर हम लोग देख लें तो सेल्फ रिलायंट का ये मोटिव बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। तो आप देखिए, एक तो बल्कि नहीं है, काफी छोटे साइज का बना था ये वाला भी। क्लियर, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे ये वाला आपको एक डिजिटल मीटर प्रोवाइड किया गया था, जो आपका पल्स रेट वगैरह भी यहाँ पे निकाल कर देगा। जो हमने बोला था पैरामीटर्स, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो आपको ये डिजिटल स्क्रीन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपनी न्यूज आती है स्टूडेंट्स पेट्रोलियम रिजर्व्स की। ये पेट्रोलियम रिजर्व आपको इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के लिए, जनरल स्टडीज 3 पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है आपकी। तो मैं शुरू करता हूं। ये क्या है, कहते हैं इंडिया विल गेट चीप ऑयल, भारत को सस्ता तेल मिल सकता है फॉर इट्स रिजर्व्स, जो हमने रिजर्व करके रखना है फ्यूचर के लिए। याद रखिए, फ्यूचर के लिए सेव करना है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिजॉल्विंग द स्टोरेज प्रॉब्लम फॉर द रिफाइनरीज। अब रिफाइनरी को अगर मैं बात करूं, अब कंसेप्ट देखिए कि जामनगर एक रिफाइनरी है। किसकी रिफाइनरी है, रिलायंस वालों की रिफाइनरी है, और हम लोग इसको लिखते हैं लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। अगर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर है, और सबसे ओल्ड रिफाइनरी की अगर बात कर लें तो यार ये तो स्टैटिक पार्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग उसको भी कवर करें थोड़ा सा। तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट वाली दिग्बोई, द ओल्डेस्ट। ये कहाँ पे है, आपकी असम में है, और ये जामनगर वाली आपको गुजरात के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये रिफाइनरीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्रूड ऑयल को रिजर्व करने के लिए, क्योंकि पीछे में रिजर्व मिलता ही नहीं है। तो अगर बोला गया कि अगर भारत भी अगर अपना सस्ते दामों पर अगर कच्चा तेल खरीद लेता है, क्रूड ऑयल ले लेता है, तो बड़ी रिफाइनरीज को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये न्यूज आपकी आई ही क्यों, अरे लॉकडाउन के कारण जो क्रूड ऑयल था बैरल्स में मिलता है, उसके प्राइसेस बहुत 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 लेस हो गए थे। इसीलिए तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको रिजर्व कर लें फ्यूचर के लिए। अब वो कहां कहां पे है, आज हम लोग उसी को देखेंगे। शुरू करें। ये बोलते हैं, कहते स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर ह्यूज स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल। बिल्कुल ठीक, to deal with any crude oil relating crisis like the risk of supply disruptions. नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट पहले ही मार्क कर देता हूँ आप लोगों को। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स ऑन द इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम IEP की जो निर्देश जारी किए गए थे इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, ये क्या चीज़ है इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंड ईच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने country has an obligations to hold emergency oil stocks
इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 90 डेज। ये आपको पता होना चाहिए कितने दिन का होना चाहिए, सिर्फ 90 दिन का एटलीस्ट की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स IEA, एड ऑन डाटा मैं लिखवाने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसका फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये है क्या चीज? इट इज एन ऑटोनॉमस organization which work ये work एक मिनट I'm sorry which works to ensure, किस चीज को इंश्योर करेगी? रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन क्लीन एनर्जी। पेरिस समिट को भी लेकर बोल सकता हूं मैं तो कि इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है रिलायबल, अफोर्डेबल, जो हर एक अफोर्ड कर सके, और साफ सुथरी एनर्जी के ऊपर। ठीक है, क्लियर कर दूं ये डाटा। अब अगर एक मिनट, अगर अब बात करें IEA के ऊपर ही एक मिनट, कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपकी एस्टैब्लिश हुई थी 1973 में, बट सेटअप कब कर दिया गया था? 1974 में। और हेडक्वार्टर्स हमें मिल जाएंगे इसके पेरिस में, जो फ्रांस में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर मैं बात करूं IEA की कि भारत इसका मेंबर कब बना था, तो इंडिया इज एन एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन 2017। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 2017 में भारत भी इसका एसोसिएटेड मेंबर बन गया था। 2017 में किसका? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का। तो सबसे पहला मेंबर कौन था? सबसे पहला मेंबर आपका बना था लैटिन अमेरिका बन गया था। और दूसरा मेंबर कौन बन गया था? सॉरी 30th मेंबर कौन सा था? लास्ट जिसको बोल सकते 30th मेंबर आपका बना था मैक्सिको। फर्स्ट मेंबर इज योर लैटिन अमेरिका। 2017 में भारत ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे, एक मिनट। अब आगे है कि इंडिया, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक स्लाइड में बताता जाऊंगा कौन सा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कहते हैं इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर। बिल्कुल ठीक है, अभी डिस्कस किया कि 2017 में भारत एक एसोसिएट मेंबर बन गया था इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का, सॉरी एजेंसी का। आगे चलते हैं, कहते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे स्टोरेज रखा? विशाखापट्टनम पे, जो आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु जो कर्नाटका में है, पदूर जो कर्नाटका में आपको देखने को मिल रहा है। और कहां पे देखने को मिला? एक पहला बना दिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेकंड इज योर कर्नाटका में मंगलुरु, थर्ड इज योर पदूर कर्नाटका अगेन, देन फोर्थ वन इज योर ओडिशा के अंदर कहां पे? चंदीखोल, और फिफ्थ अगेन इज योर कर्नाटका। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं ना, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये न्यूज़ की हेल्प ले लेते हैं। भारत का अगर नक्शा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, तो स्टूडेंट्स तो कंसेप्ट याद रखना, ये अगर हमारा प्रिय भारत आ गया, एक मिनट, अब यहाँ पे अपना कर्नाटका, सॉरी एक मिनट, दिस इज माय कर्नाटका, एक मिनट, सो दिस इज माय कर्नाटका। मैं आपको दिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, दिस इज माय आंध्र प्रदेश, दिस इज माय ओडिशा, और कौन कौन सा रह गया? अब देखें एक मिनट, कर्नाटका कर दिया, ओडिशा कर दिया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये क्या है? ये आपके कोस्टल स्टेट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शिपमेंट बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं हम लोग इसका। याद रखिएगा, हम लोग अगर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट तो करते हैं, तो भारत आपका इंडिया पेट्रोलियम और डीजल को एक्सपोर्ट भी करता है। दोनों में बहुत अंतर रहेगा। कच्चे तेल को लेकर आते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं रिफाइनरीज के अंदर, तो पेट्रोलियम डीजल को हम लोग बाहर बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हम लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे, यहां तक क्लियर है आपका? बस आप लोग ये वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए कि ओडिशा में कहां पे है? चंदीखोल में। अच्छा, कर्नाटका में पदूर, कर्नाटका में सॉरी ये तो अगेन वो हो गया आपका
ओवरलाइट हो चुका है। तो चंदूर होगा उड़ीसा में, पदूर होगा कर्नाटका में, मैंगलुरु होगा कर्नाटका में, विशाखापट्टनम होगा कहां पे होगा, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको मैच द कॉलम्स में पूछ सकता है यूपीएससी। चलें आगे। अब बात करें, ये देखिए हम लोग करते क्या है, मैक्सिमम क्रूड ऑयल को अंडर ग्राउंड सेव करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या रहता है, इससे हीटिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो हम लोग अगर अंडरग्राउंड में माइंस को खोद दें, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये बोलते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन इंडिया इज बीइंग। अब कौन कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहा है, अगर कच्चे तेल को हमने सेव करके रखना है, वो मैनेज कर रहा है, मैनेज बाय द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISPRL, stands for the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited। क्लियर। कहते हैं ISPRL इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ, किसकी सब्सिडरी है, किसने खरीद रखा है, ये है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड OIDB ने। और किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये वाला, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा टास्क आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो प्लीज कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आगे चलें नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, अगली न्यूज चलते हैं। अब आगे आता है बसावा जयंती। ये है क्या चीज, बसावा जयंती। अब ये न्यूज में ही क्यों आ गई थी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं थोड़ा सा। एक तो ये GS पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ग्रीटेड पीपल, मैं ऐड कर रहा हूं, पीपल ऑन ग्लोबल बसावा जयंती ऑन, कब किया था, ऑन 26 अप्रैल 2020, 26 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ग्रीटिंग किया था ऑन द ग्लोबल बसावा जयंती। बात याद रखिए, ग्लोबल की बात कर ली, अगर पूरे विश्व की बात कर रहे, इंडिया की बात नहीं कर रहे, ग्लोब की क्यों बात कर ली, क्योंकि अगर बात करना लंदन में एक नदी रहती थेम्स, तो वहां पे मॉन्यूमेंट स्टेचू है किसका, बसावा जी का। याद रखिए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही उनका उद्घाटन किया था। ये मैं आपको इसी स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा। चलें आगे। पेपर याद रखिए, GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। कहते हैं बसावा जयंती इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, किसके ऑनर में, किसका जन्मदिन है, बर्थ ऑफ विश्व गुरु बसावेश्वरा। विश्व गुरु बसावेश्वरा वो कौन है, द 12th सेंचुरी फिलोसोफर एंड द सोशल रिफॉर्मर। ये इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक, अब आगे आता है बसावेश्वरा वॉज बॉर्न इन, कहां पे जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ था बागेवड़ी। बागेवड़ी कहां पे है, जो आपको कर्नाटका में मिल जाएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। During 1131 AD, he is founding saint of the लिंगायत सेक्ट। किसके सेंट थे ये, लिंगायत सेक्ट की। क्लियर। और कहां पे जन्म हुआ, कर्नाटका के बीजापुर में 1131 AD के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। आगे चलते हैं। कहते हैं हिज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वाज बेस्ड ऑन द, तो जो ये बोलता है ना कि अगर हम लोग अगर बात करें विश्व गुरु बसवेश्वरा, तो इनके कुछ प्रिंसिपल्स रहते थे, और वो कौन से प्रिंसिपल्स थे और वो कौन सी लाइन से प्रिंसिपल्स की, वो थे प्रिंसिपल्स ऑफ अरिवु, मतलब ट्रू नॉलेज, सच्चाई। दूसरा आता है अचरा, मतलब राइट कंडक्ट करना है। और तीसरा आता है अनुभवा, डिवाइन एक्सपीरियंस करना है। एंड इट ब्रॉट सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन इन द 12th सेंचुरी। भैया क्रांति आ गई थी किसके अंदर स्टूडेंट्स, सोशली, रिलीजियसली और इकोनॉमिकली। ठीक है, आगे चले स्टूडेंट्स। अब आता है इन कल्याणा द कलचुरी किंग बिजला। कंसेप्ट याद रखिए, कल्याणा जो आपको जो है इंडिया के अंदर, कि द कलचुरी किंग, राजा कौन सा है, कलचुरी किंग बिजला। टाइम रहेगा 1157 से 1167 AD तक।
अपॉइंटेड, इन्होंने अपॉइंट किया किसको, इन्होंने किया था बसवेश्वरा को एज अ करण का मतलब अकाउंटेंट। अब मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से कि कर्णिका इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द आर्ट एंड कल्चर मेंस परस्पेक्टिव के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि व्हाट डू यू मीन बाय कर्णिका। तो अकाउंटेंट रहता है ना कौन से जमाने में, 1157 से 1160 एडी तक, इन द सॉरी अंडर द रूल ऑफ कल्चरी किंग, कौन से, बिजला वाले, इन इनिशियल स्टेजेस। उसके बाद इन हिज कोर्ट, अगर उसके उन्हीं के कोर्ट में इनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। यहां भी बोला गया लास्ट पॉइंट पे, हियर बसवेश्वरा revoluted against all social evils of traditionalistic society and brought a drastic changes in the various facts. Clear? चलिए आगे, अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एड ऑन डाटा आगे करते हैं। यहां में बोला गया ही एस्टैब्लिश्ड अनुभवा मंतपा। उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था, अनुभवा मंतपा। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग, ये न्यूज में बहुत बार चर्चा में रहा है। अनुभवा मंतपा किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, बसवाना। क्लियर, विच वॉज अ कॉमन फॉरम फॉर ऑल टू डिस्कस द प्रिविलेजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद द पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को सुना जाता था और सॉल्व किया जाता था वो आपके सामने है, और वो एरिया था अनुभवा मंतपा। ठीक, कहते इट वॉज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगेन प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जिक्र कर दिया गया। फॉरमोस्ट, भारत का पहला, वेयर, कहां पे, वेयर शरणंस मतलब सिटीजन्स ऑफ वेलफेयर सोसाइटी सेट टुगेदर, इकट्ठे बैठते थे और डिस्कस किसके ऊपर करते थे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलें यहां पे एक एड ऑन कर लो डाटा, कहते स्टैच्यू ऑफ बसवा ना along the bank ऑफ रिवर थेम्स, जो लंदन के अंदर है, थेम्स कहां पे है, एट लाम्बेथ इन लंदन। इनका स्टैचू वहां पे भी है और किन्होंने अपना उद्घाटन किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो जिसके ऊपर ये चलते थे वो क्या है, एक आता है कायका, मतलब क्या रहता है कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, हर एक इंसान सोसाइटी का शुड टेक अप द जॉब, काम करेगा ऑफ हिज चॉइस, जो उसकी मर्जी है, एंड परफॉर्म इट विल ऑल सिंसियरिटी। ठीक है, दूसरा था द सोहा, देयर मस्ट बी एन इक्वल इनकम फॉर द इक्वल वर्क। अब कंसेप्ट क्या आ गया कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट है वो खत्म करना है। वो किसके अंदर आया था, वो कौन सा प्रिंसिपल था, द सोहा। क्लियर, चलें आगे। अब आपने अगर देखा होगा कि जो रिपब्लिक डे में जो झांकियां निकलती हैं तो उसके अंदर हमने बसवाना जी का जो झांकी थी, कर्नाटका जो फेमस रहता है, वो हमने यहाँ पे निकाली थी। तो वो क्या चीज है आपके सामने है, और ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताऊं आपको, दिस इज योर अनुभवा मंतपा। और क्या है ये, अ कॉमन फॉर्म फॉर ऑल टू डिस्कस। कंसेप्ट देखेगा तो यहां पे ये, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, क्योंकि जो चीज हम लोग देख लेते हैं ना वो कभी भूलते नहीं है। कंसेप्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो 4 पिलर्स रखने हैं, जो शेड लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंडर डिस्कशन चल रही है, आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो दिस इज योर अनुभवा मंतपा। ठीक है, कहते ऑन 14 नवंबर 2015 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ द बसवना अलोंग द बैंक ऑफ रिवर थेम्स एट लंबेथ इन द लंदन। इंपॉर्टेंट, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं स्टूडेंट्स। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, चले फिर भी अगर रहते हैं मान लें तो भी प्लीज बताइएगा मुझे। चलें आगे अपनी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है UNCIRF एनुअल रिपोर्ट निकली 2020 की। क्लियर, ये है क्या चीज, कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम।
पढ़ें इसको अच्छे से। ये कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम UNCIRF has downgraded India to lowest rank। भारत को सबसे लोएस्ट रैंक मिला, डाउनग्रेडेड इंडिया टू द लोएस्ट रैंक ऑफ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC in its 2020 report on the religious freedom। ठीक है, कहते UNCIRF has placed India alongside China, North Korea, Saudi Arabia and Pakistan। इंडिया वॉज कैटेगराइज, अब भारत को किस चीज, कौन सी कैटेगरी मिली, टायर 1 से भी नीचे गिर गए हम लोग टायर 2 कंट्रीज में इन लास्ट ईयर्स लिस्टिंग। ठीक, अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कहते डेजिग्नेशन ऑफ द CPC मतलब कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न is the top tier recommendation by the UN United States Commission on International Religious Freedoms when it comes to violation of international religious freedoms। अब भारत को टायर 2 क्यों मिल गया, आपको यहां पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हमने वायलेशंस किए होंगे कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए कि जो रिपोर्ट्स निकलती हैं रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर ग्लोबली, वो कौन जनरेट करता है, तो वो जनरेट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, चलिए आगे। क्यों ऐसा इंडिया को टायर 2 में रखा गया, कहते हैं इंडिया टुक अ शार्प डाउनवर्ड्स in 2019 which includes specific concern about, अब मैं यहां पे पेन का कलर चेंज कर रहा हूं कि क्यों हमें यहां पे टायर 2 के अंदर रखा गया एज कम टू प्रीवियस वन ना। एक तो आ गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी। उसके बाद द प्रपोज्ड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स आए थे, तो मैं ये सारे सर्कल्स कर रहा हूं। तो ये आपके कारण हो गए ना, आपको पता तो होना चाहिए कि हमने टायर 2 में क्यों प्लेस कर रहे हैं। ठीक, एंटी कन्वर्जन लॉज और 3 पॉइंट तो मिल गए, एंड द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमने जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जो हमने रिसेंटली इसको स्टेट से UT के अंदर डिक्लेयर किया था। क्लियर है, तो इंटरनेशनल मुद्दा भी खड़ा हो गया था इसके ऊपर, तो हालांकि अब तो सॉल्व आउट बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। ये बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड इट्स पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी भारत ने यूज की टू इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पॉलिसीज वायलेटिंग द रिलीजियस फ्रीडम। तो कि रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करने के लिए भारत ने, इनका मानना है कि भारत ने पार्लियामेंट्री मेजॉरिटीज का यूज किया। ठीक, स्पेशली किसके लिए, फॉर द मुस्लिम्स। अब मैं बात करूं थोड़ी सी यहां पे, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मैं पहले डाटा क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड। अब अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये क्या चीज है, कहते is regulated by the Citizenship Act 1955। तो इसको कौन चला रहा है और किसके अंडर ये रेगुलेट किया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। ठीक है, अब अगर बात करें NRC की, व्हाट डू यू मीन बाय NRC, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन के अंदर ये क्या चीज है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। कहते हैं इन 1951 is a register prepared after the conduct of the census of 1951। क्योंकि 1951 के सेंसस के बाद जो रजिस्टर बनाया गया उसको बोला गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग। चलें आगे। ये नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, कहते इंडियन गवर्नमेंट यूज इट्स पार्लियामेंट मेजॉरिटी, अब किसके इनके अकॉर्डिंग है, मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, और बनाया किसने, मतलब ये अगर देखा जाए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी इन्होंने यूज की अगेंस्ट द फ्रीडम
या फिर मुस्लिम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये किसका मानना था, ये माना था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। आगे ये बोलते हैं द यूएस गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रिजेंट एक्शंस अगेंस्ट इंडिया अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसके तहत ये एक्ट, कौन सा ऐसा कानून है कि अमेरिका अब कुछ ऐसे एक्शंस ले सकता है भारत के अगेंस्ट, वो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, ठीक है। द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 was passed to promote religious freedom as foreign policy of the United States। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलते हैं, कहते हैं इट्स एम टू प्रमोट ग्रेटर रिलीजियस फ्रीडम, ज्यादा से ज्यादा हमें रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए इन कंट्रीज विच एंगेज इन और टॉलरेट वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम and to advocate on the behalf of individuals persecuted for their religious beliefs activities in the foreign countries। इसके अंदर कुछ समझाने वाला है नहीं, फिर भी बता देता हूं। कहते हैं इनका एम है सबसे ज्यादा एक तो रिलीजियस फ्रीडम देना है हर एक कंट्री के अंदर, स्पेशली वहां पे जो टॉलरेट कर रहे हैं लोग जहां पे फ्रीडम नहीं है, एंड टू एडवोकेट, और क्या मतलब एडवोकेट का मतलब क्या, हेल्प करना है लीगली ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल परसिक्यूटेड फॉर द रिलीजियस बिलीव्स। हर एक के जो बोला गया ना यहाँ पे इंडिविजुअली बिलीव करना है कि इंडिविजुअली कोई भी रिलीजन को मानता है तो उसकी फ्रीडम देनी है हमेशा, एंड एक्टिविटीज इन द फॉरेन कंट्रीज, और वो बाहर भी अगर जाए तो वहां भी उसको फ्रीडम होनी चाहिए। कहते द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द USCIRF रिपोर्ट एंड टर्म्ड इट बाइज्ड एंड टेंडेंशियस। ये आपको पता है, क्लियर है कि भारत ने इसको खारिज कर दिया है, ठीक। चलें आगे। हालांकि अगर देखा जाए बिल्कुल सही रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इतना भी नहीं हुआ जितना यहां पे मेंशन किया गया इस रिपोर्ट के अंदर, क्लियर है। आगे चलते हैं। कहते यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको बोला गया USCIRF, वो बेसिकली है क्या चीज, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इज एन इंडिपेंडेंट बाय partisans US federal government commission dedicated to defending universal rights किसके, of freedom of religion on or belief abroad। ये क्या करता है, ये रिव्यू करेगा फैक्ट्स को एंड सर्कमस्टांसेस, किसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, रिलीजियसली फ्रीडम वायलेशंस के जो वायलेट हुए, एंड मेक्स पॉलिसी रिकमेंडेड पॉलिसीज बनाई जाएंगी, रिकमेंडेशन की जाएगी प्रेसिडेंट को एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द कांग्रेस को। अब इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा वॉशिंगटन DC के अंदर। यहां तक कोई डाउट है, अगेन बोलता हूं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्टूडेंट्स। आगे चले नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अब अपने पास आती है न्यूज ऑपरेशन शील्ड। ये है क्या चीज ऑपरेशन शील्ड, देखिए। कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन शील्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ हाईली इन्फेक्शियस COVID-19। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, दिल्ली ना काफी ज्यादा आपकी पॉपुलस है, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली, मैं डेंसली बोल सकता हूं क्योंकि डेंसली का मतलब क्या है कि इतने मुझे एरिया में कितने मुझे लोग मिले, तो डेंसली पॉपुलेटेड के अंदर दिल्ली आता है। तो इसीलिए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था शील्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ हाईली इन्फेक्शियस COVID-19, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया द शील्ड प्रोग्राम केम्स 2 days आफ्टर द 5T प्लान। 5T ऐसे कौन कौन थे, 5T प्लान लॉन्च करने के बाद वो था टेस्टिंग करनी है मैक्सिमम, उसके बाद ट्रेसिंग करनी है कि कौन कौन से कॉन्टेक्ट ट्रेस करने हैं, उनको ट्रीटमेंट देना है, फिर क्या करना है, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, उनको मॉनिटर भी करना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है द शील्ड स्टैंड्स फॉर सीलिंग, सील करना है, होम क्वारंटाइन करना है, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, लोकल सैनिटेशन को कॉन्टिन्यूटी में रखना है, एंड डोर टू डोर चेकअप। अगर देखा जाए ना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो शील्ड का ही था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिए। ये बोला ना जो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है, ये दिखा रहा है कि शील्ड का मेन एम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बनने का मुद्दा क्या था। एक तो सील करना है वो एरिया कि कंटेनमेंट जोन तो नहीं बनाने की जरूरत हमें,
होम क्वारंटाइन कि अगर कोई भी पर्सन होम क्वारंटाइन है, वो बाहर तो नहीं निकल रहा, उसको आइसोलेट करना है, उसकी ट्रेसिंग करनी है, क्या उसके कांटेक्ट में कौन कौन आया, एसेंशियल सप्लाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट तो आप लोगों के लिए। हमने भी पढ़ा था आज से एक दिन या 2 दिन पहले, फूड सप्लाई काफी ज्यादा शॉर्टफॉल हो गया था इन द लॉकडाउन, तो ये कंसेप्ट भी तो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं ना। इवन लोकल सैनिटेशन जो पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डोर टू डोर चेकअप जिसको हमने बोला था रैंडम ट्रेसिंग। ठीक, आगे चले, बोलते हैं द 21 एरियाज इन दिल्ली हैव बीन आइडेंटिफाइड एज कंटेनमेंट जोन। अभी कंसेप्ट है कहां पे, दिल्ली में, एंड दीज एरियाज हैव बीन सील्ड। बिल्कुल ठीक है, इसको सीलिंग किया गया था। पीपल विल नॉट बी अलाउड टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम दीज एरियाज। अब अगर मैं बात करूं कंटेनमेंट जोन की, तो कोई भी न्यू पर्सन जो अनइन्फेक्टेड है वो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता। इवन कंटेनमेंट जोन से 14 से 28 दिन से पहले अगर कंटेनमेंट जोन अगर डिक्लेयर कर दिया, तो जितने दिन के लिए किया, तो वहां से कोई भी पर्सन बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब ना ही एंट्री ना ही एग्जिट। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, कहते ऑल पीपल इन दीज एरियाज विल बी अंडर होम क्वारंटाइन। क्लियर, तो कंसेप्ट देखिए, होम क्वारंटाइन तो कर दिया आप लोगों ने, तो लोकल सप्लाई कौन करेगा, इनको खाना पीना डेली बेसिस के जो इनकी नेसेसिटी रहती है, तो वो कौन सप्लाई करेगी, वो कम्स अंडर द ऑपरेशन शील्ड। याद रखेगा ये कौन था, ऑपरेशन शील्ड। अगर मैं ये न्यूज को कल वाली न्यूज से भी लिंक कर सकता हूं कि यहां पे लिख देना होम क्वारंटाइन, तो इनका जो वेस्ट है, जो डेली बेसिस का वेस्ट है, वो कौन से के अंदर आएगा, वो बायो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट एक्ट के अंडर आएगा। तो ये न्यूज वो न्यूज से आप लोग बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहीं तक आज का टॉपिक कवर अप करवा रहा हूं। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा, मैं आपसे एक डिस्कस करता हूं आज एक चीज, याद रखिए, कोई भी हम लोग न्यूज पढ़ते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको जितनी भी न्यूज कवर अप करवा रहा हूँ, जो भी डिटेल में करवा रहा हूँ, आपको एक बात दिमाग में बिठाकर रखो, आपके न्यूज हमने एक पढ़ी, वो न्यूज के कोरिलेट में कौन सी न्यूज आ रही है, आप उसको प्लीज रिलेशन में लेकर आया करो। जैसे कि अभी आपकी पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, तो आपको ये वाला होम क्वारंटाइन वाला कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे लोकल सप्लाई वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, तो आपको ये वाला सारा कंसेप्ट पहली न्यूज से कौन कौन सा मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। वो आप पीडीएफ के अंदर हल्का सा मेंशन कर दिया करो। इससे क्या रहता है, आपका अगर नॉलेज का जो एरिया ना, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आपके पास मेंस एग्जाम में ना लिखने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा आपको क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। क्लियर है, आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर की तरफ दौड़ेगा। ये चीज आप लिख कर ले लो मेरे से। क्लियर है, तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हर एक सेशन के साथ हम लोग नीचे अटैच करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इवन आपको अभिमन्यु की साइट पे भी आप इसकी पीडीएफ अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा दी जा रही है। हर एक सेशन की पीडीएफ वीडियो के साथ ही अपलोड की जा रही है, और हम लोग इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे ये सेशन को। क्लियर है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करूंगा ये वाला भी आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। बस आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशंस को करते रहें। क्लियर है, थैंक यू फ्रेंड्स।